के बाद एक दूसरी ज़मानतें मंजूर हो रही हैं। अब तबी बुनियादों पे आसिफ अली ज़रदारी की भी ज़मानत मंजूर हो गई है। हम ये नहीं कहते कि वो बीमार नहीं है, बीमार होंगे, लेकिन उनकी तरह बहुत से कैदी जेल में बीमार होंगे। जब उनको ज़मानत दी जाती है उनकी बीमारी की वजह से, तो जो ऐसे बाकी कैदी हैं जो जेल में हैं, बीमार हैं, उनके दिल पे क्या गुजरती होगी। बदकिस्मती है कि ये निज़ाम जो है यहाँ पे, तुम्हें याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि जनाब चीफ जस्टिस साहब ये इस्लाह करें कि कानून जो है वो गरीब के लिए और अमीर के लिए, ताकतवर के लिए और कमज़ोर के लिए एक ही हो। और हमारे खोसा साहब ने नारा लगा दिया फ़ौरन कि जनाब हम तो ताकतवर नहीं किसी को समझते, कानून कानून है। 2 वज़ीर आज़मों को हम सज़ा दे चुके, फ़लाँ को ये कर चुके, वो हो चुके, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पुराने का भी अभी होगा। क्या ये 2 या 3 यूँ मिसालें अगर आप रख लें सामने, तो उससे पाकिस्तान के पूरा जो इंसाफ का मसला वो हल हो गया? वो नहीं होता। बजाय इसके कि चीफ जस्टिस इमरान खान को झूठा साबित करने की कोशिश करते, उनको अंदर झांकना चाहिए था कि वाकई क्या ऐसे हो रहा है। पहली बात यह कि जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर जाने दिया गया है, कौन सा कानून है? कभी इससे पहले हुआ कभी है? सो लाजमी बात है कि आपने ये ख़ास कानून में कमज़ोरी डाली या कानून को तोड़ा मरोड़ा उस बड़े आदमी को, अमीर आदमी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। अब उसको जस्टिफाई करने के लिए कि वो हमने गलत नहीं किया, तो आज अगर आप चंद लोगों को जेल में से और भेज दें या उनको कहें अच्छा जी इसकी भी ज़मानत ले लें, तो ये कोई कानून नहीं बन गया, ना ही इससे आइंदा के लिए मसला हल होगा। ये आपने सिर्फ आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है। मैं लाहौर हाई कोर्ट के दोनों केसेस की बात करता हूँ, जहाँ नवाज शरीफ साहब को जब भेजा तो नवाज शरीफ साहब की पहले तो बीमारी पे ज़मानत, हालांकि ज़मानत होती नहीं, ज़मानत जो है कन्विक्टेड आदमी की नहीं होती, उसको हस्पताल पहुँचा दिया जाता है। जहाँ ख़तरनाक कैदी हो तो हथकड़ी भी लगी रहती है, अगर ख़तरनाक कैदी ना हो तो उसके बाहर, वार्ड के बाहर पैरा लगा दिया जाता है और उसको कहते हैं कि जी आप इलाज करवाएं अपना, तो वो इलाज करवाता है, लेकिन ज़मानत नहीं होती। यहाँ पहले ज़मानत ली गई। क्या चीफ जस्टिस साहब इसका जवाब देते हैं कि क्या उन्होंने क्यों ज़मानतें ली हैं जब कानून में जगह नहीं थी? फिर उन्होंने उसको, अदालत ने बाहर जाने दिया, मुल्क से बाहर जाने दिया। तो ये भी एक ऐसा अमर है जिस पे कि हुकूमत उनके ऊपर रखना चाहती थी एक इंडेमनिटी बॉन्ड, वो भी नहीं अदालत ने लेने दिया। तो नतीजा ये कि नज़र तो आता है कि अदालतें जो हैं वो, या सारा निज़ाम, जितना निज़ाम है, आप नैब से ले लें, इंक्वायरी ले लें, रेफरेंस की तैयारी ले लें, प्रोसिक्यूशन ले लें कि वकील जाके अदालत में केस लड़ेगा, जज का कॉन्डक्ट ले लें, तमाम सिस्टम ये करप्ट को, चोर को ये मदद करता है, चोर के लिए सहूलतकार है। ये चोर को मौका देता है कि वो अदालत से बरी होकर निकले, ताकि दोबारा उसको कोई चैलेंज ना कर सके। वो बाहर निकल के कहे कि जी आपने बड़े इल्ज़ाम लगाए, बहुत कुछ किया, लेकिन क्या निकला? अदालत में हम गए, अदालत से बरी हुए, क्योंकि आपके पास सबूत कोई नहीं था। ये ड्रामा रचाने के लिए ये सहूलत है जो मुहैया की जा रही है, ताकि करप्ट आदमी का पैसा भी बच जाए, उसकी सियासत भी बच जाए और मजलूम बन के बाहर आए। ये काम वो ख़ुद भी अपने लिए आसानी पैदा करता है करप्ट आदमी, क्यों कि वो एक माफिया की तरह ऑपरेट करता है। पूरी पॉलिटिकल पार्टी उसके कब्ज़े में होती है, पॉलिटिकल पार्टी में किसी के अंदर दम नहीं होता कि वो उसके सामने बोल सके। नतीजा ये कि वो उसी पॉलिटिकल पार्टी को इस्तेमाल करता है अपना असर रसूख बढ़ाने के लिए, अपने मफाद के लिए, और मफाद यही है कि अगर करप्ट आदमी पे हाथ पड़ता है तो पूरी पार्टी जो है वो चाँ चाँ करना शुरू कर देती है। ये वो दुख है। सो यहाँ पे तो यही रहेगा, माशरा बिगड़ चुका है कि कानून सबको एक जैसा नहीं ट्रीट करेगा। बिल्कुल। सहूलतकार कानून सहूलतकार के तौर पे काम करेगा करप्ट और चोर आदमी के लिए, और उसको अदालत के ज़रिए बरी कराएगा ताकि वो दोबारा उसको पकड़ा न जा सके। वो कह दिया अदालतों में मुकम्मल केस चला, उसके ज़रिए मैं बचा, मैं बेगुनाह हूँ, तो फिर आप मुझे कैसे उंगली उठा सकते हैं? तो ये अभी तरीक़ाकार है जो चल रहा है। सर 16 दिसंबर को नवाज शरीफ की ज़मानत की मुद्दत ख़त्म हो रही है। अब अचानक से मरियम नवाज़ लाहौर हाई कोर्ट में जो है ना बाहर जाने की दरख्वास्त दायर कर रही हैं, और इनके दो, हालांकि नवाज शरीफ के साथ उनके 2 बेटे भी मौजूद हैं। अब मरियम नवाज़ का एन उस वक्त पे एप्लीकेशन जाके देना जब नवाज शरीफ की ज़मानत की मुद्दत ख़त्म हो रही है, इनकी बाहर जाने की दरख्वास्त देना क्या ज़ाहिर करता है?
देखें, कोशिश तो यही है कि ये बाहर चली जाएं, पूरी फैमिली बाहर पहुंच जाए। क्या उनके इंटेंशंस क्या हैं मैं क्या कह सकता हूं, लेकिन एक चीज़ वादे है कि जिस तरह तुमने भी जिक्र किया कि वहाँ पे पूरा ख़ानदान मौजूद है, बेटे भी हैं, करीबी और भतीजे वगैरह लोग भी मौजूद हैं, तो इन हालात में मरियम का जाना तो कोई तुक नहीं बनता। मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत इजाज़त देगी। इसमें दो पहलू, एक चीज़ तो वाज़ेह है कि बेटी है, बेटी को बाप की बीमारी का दुख तो होगा, परेशानी भी होगी, सब कुछ इंसान सोचता है, खिदमत भी करने का जज्बा अगर है तो बहुत अच्छी बात है, वो भी ज़हन में आता है कि आज बाप मेरा तकलीफ़ में है तो मैं उसके पास नहीं। लेकिन ये भी हकीकत है कि और भी तो बेटे ही हैं ना जो वहाँ पे पास हैं, उनकी भी ज़िम्मेदारी है। और ये भी एक हकीकत है कि मरियम जो है ये सज़ा याफ्ता है, सो उसको यहाँ पे रहना है। तो ये दुख की बात है कि बेटी बाप के पास नहीं है, लेकिन बहरसूरत एक कानून मौजूद है। मियाँ साहब के लिए भी कानूनी तरीके से वो बाहर नहीं जा सकते थे, लेकिन एक जो बीमार, जिसका आप कहते हैं कि उसके ज़िंदगी की मौत का मसला है, वो ज़िंदगी उसकी बहुत ख़तरे में है, तो उसके लिए तो आपने कह दिया अच्छा ठीक है जी, हम इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उनको बाहर जाने देते। अब एक बंदा कहे मैंने तीमारदारी करनी है, मुझे भी इंसानी हमदर्दी पे जाने दें, दूसरा कहे जी मैंने भी पाँव दबाने हैं, मुझे भी जाने दें, तो ये तो नहीं हो सकता। बाकियों को तो बहरसूर रहना पड़ेगा। लेकिन अब देखें उसमें भी क्या हुआ, अदालत में वो लेके गई केस। अब जब अदालत ने उनकी ज़मानत ली थी पहले, तो उसमें अगर आप देखें तो अदालत ने इनका पासपोर्ट जब्त किया था, जिससे बाद ये एक मैसेज मिलता था या हमें स्टोरी समझ लगती थी कि अदालत नहीं चाहती कि ज़मानत के बाद ये मुल्क से बाहर जाएं। पासपोर्ट जब उन्होंने कब्ज़ा किया तो पासपोर्ट अपने कब्ज़े में लेने से पहले हुकूमत से नहीं पूछा था उन्होंने कि हम इनका पासपोर्ट ले लें या ना ले लें। लेकिन जब अब उन्होंने मरीम नवाज़ ने अब जब अपील की हाई कोर्ट में कि जनाब मुझे मुल्क से बाहर जाना है, तो उन्होंने बजाय उसका पासपोर्ट देने के उसको हुकूमत के ज़िम्मे लगा दिया कि जी अभी आप फ़ैसला करें। भी वो क्या फ़ैसला करें? पहला फ़ैसला जो आपने पासपोर्ट जब्त किया वो आपने करना था, फिर हुकूमत पे छोड़ देते। ये आपने पासपोर्ट वापस किया, एक तरफ आप पासपोर्ट अपने पास रख रहे हैं, वो वापस नहीं कर रहे, दूसरी तरफ उसको हुकूमत की तरफ चला रहे हैं, जिसका काम बाद में होना था। अब अगर हुकूमत इजाज़त नहीं देती मरियम को बाहर जाने की, या वो कहते हैं जी हम ECL से नाम नहीं निकालेंगे, तो अदालत जो है वो इस सारे किस्से का मलबा हुकूमत पर डाल देगी कि जी इन्होंने बाहर नहीं जाने दिया, हमने तो कहा था हुकूमत से इजाज़त ले लो, जबकि पासपोर्ट अपने पास रखा हुआ है। और जब अगर वो बाहर जाने दें तो उस वक्त अगर अदालत सोचे कि हमने पासपोर्ट लिया हुआ था और इनको बाहर नहीं जाने देना, तो फिर क्या होगा? सो मतलब ये कि अदालत को अपने तौर पे अपना फ़ैसला कर देना चाहिए था, बाकी हुकूमत पे छोड़ते। उनको 7 दिन का टिका दिया कि जी जाएँ, जाके अदालत 7 दिन के अंदर अंदर हुकूमत से पूछें क्या करना है। तो ये मेरा ख्याल है कि एक गैर मुनासिब सा फ़ैसला था। बहरहाल मेरी अपनी राय यह है कि मरियम बाहर नहीं जा सकेगी। अच्छा सर, मरियम नवाज़ को जेल से बाहर आए हुए तकरीबन 1 माह हो गया, लेकिन वो ख़ुद और उनका ट्विटर अकाउंट बिल्कुल खामोश है, खामोशी छाई हुई है उस पर मुकम्मल तौर पे। तो क्या ये कहना ठीक होगा कि जो एक इनकलाबी वोट को जो है इज़्ज़त देने का नारा वो लगाते थे, क्या वो कहीं खो गया बाप की रिहाई से? नहीं, ये इस तरह है, मैं आपको बताऊँ। देखें, बाप की रिहाई है या जो भी आप कह लीजिए, लेकिन हुकूमत ने ख़त भी लिखा है बरतानिया को कि जनाब हमने इनको इलाज के लिए भेजा है, इनका जैसे इलाज मुकम्मल हो तो इनको पाकिस्तान भिजवा दिया जाए। इसका मतलब ये है कि अभी तक वो मुकम्मल तौर पे इस दुख से, इस मुसीबत से बाहर नहीं निकले। ये मौजूद है, हुकूमत पीछा कर रही है। फिर शहबाज शरीफ और रिश्तेदार वगैरह, इनके मरियम के कज़न वगैरह लोग, कईयों पे मुकदमे हैं, कईयों की तहकीकात हो रही हैं। तो मरियम नवाज़ बुनियादी तौर पे एक दूरअंदेश समझदार ख़ातून है। वो समझती है कि इस वक्त अगर मैं पॉलिटिकल माहौल को गर्म करूँगी तो हो सकता है कि इसका नुकसान मुझे और मेरी फैमिली को पहुँचे। लेकिन जैसे ही वो ये ख़तरात टले, वो आज़ाद हुई, तो वो मेरा ख्याल है कि पुरानी रवश पे आ जाएगी। वो ये अवाम को धोखा देने वाली बात है आप, लेकिन वो नैरेटिव जो कि अवाम हमारे जो हैं वो हर वक्त तैयार होते हैं धोखा खाने के लिए, तो इसलिए फिर पॉलिटिशियंस को ये सूट करता है। अब ये जो वोट को इज़्ज़त वाला नारा था,
ये इतना बोधा और घटिया नारा था। वोट को इज्जत किसने देनी है? वोट को इज्जत देनी है उस शख्स ने जिसको वोट दिया गया है। बिल्कुल। वोट आपने देना है, आपकी अमानत है मुल्क की तरफ से। आपने वोट दिया, जिस शख्स को दे दिया, आपने कहा जी अब मैंने अमानत सौंप दी आपको, अब इज्जत आपने देनी है। वो लोगों से इज्जत मांग रहे हैं मियाँ साहब। वोट की इज्जत आपने करनी थी, आपने माल नहीं बनाना था। आपने जो कौम ने आपको अपने असासे, अपना मुल्क, उसके सारे वसाइल उसके आपको सौंप दिए सिर्फ इस वोट की वजह से, तो आपने उस वोट की लाज रखनी थी ताकि कौम का पैसा ना जाए कहीं, कौम के मफादात ना कहीं फ़रोख्त हो जाएं, और मुल्क का बेहतरीन तरीके से आपने मुल्क का दिफा, मुल्क की खिदमत करनी थी। लेकिन उसके मुकाबले में कौम से वोट लेके आपने पैसे बनाए, मुल्क से बाहर जायदादें बनाई, तो वोट की इज्जत को पामाल आपने किया। बिल्कुल। वो यही बेवकूफ़ है हमारे अवाम जो समझते नहीं कि जिसको वोट दिया और वोट को उसने जलील किया, वो उल्टा दूसरों को इल्ज़ाम दे रहा है कि जनाब वोट को इज्जत दो, ये देनी तुमने थी इज्जत। तो ये वो किस्सा है जो अगर लोग समझ जाए